नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग फिर से सीटेट के हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। देखते हैं कैसे क्या होता है। ये सभी को पता ही है कि हिंदी में जो आता है सीटेट का तो गद्य भाग आता है और पद्य भाग आता है और कुछ व्याकरण आते हैं। देखिए, चलिए गद्यांश बनाते हैं। और गद्यांश बनाने का तरीका मैंने बताया था कि पहले क्वेश्चन की तरफ आना है, गद्य को नहीं पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकृति का क्या विधान है। प्रकृति का क्या विधान है। चलिए अब देखते हैं गद्य को। देखिए, ऊपर में ही लिखा गया है प्रकृति का विधान है दिए बिना कुछ नहीं मिलेगा और देने की प्रवृत्ति हो तो उपलब्धियां मिलती हैं। दिए बिना कुछ नहीं मिलेगा, क्या आपके ऑप्शन में ये है? चेक करिए और देखिए इसको। दिए बिना कुछ नहीं मिलता तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, दिए बिना कुछ नहीं मिलता, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी व्यक्ति को सुचारू जीवन के लिए आवश्यक है। किसी व्यक्ति को सुचारू जीवन के लिए आवश्यक है। चलिए ऑप्शन है आपके पास विशेष पहचान, विशेष सम्मान, विशेष उपलब्धि, विशेष शिक्षा। चलिए चलते हैं गद्य की तरफ। इसमें प्रकृति का विधान दिए बिना कुछ नहीं मिलेगा, देने की प्रवृत्ति हो तो उपलब्धियाँ और विशेषताएं सफलता कदम चूमेंगी। उपलब्धि और सम्मान व्यक्ति को विशिष्ट पहचान दिलाता है। यहाँ पे देखिए उपलब्धियाँ भी दिया है, सम्मान व्यक्ति दिया है और विशिष्ट पहचान दिया है ना। इसमें सेंटेंस है उपलब्धियाँ और सम्मान व्यक्ति को विशिष्ट पहचान दिलाती हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? किसी व्यक्ति के सुचारू जीवन के लिए आवश्यक है। तो किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर सही से चाहता है कि जीवन जिए तो उसके लिए ये देखिए, ये आपका तीनों ऑप्शन तो दिया है। तीनों में से तो एक को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका पैराग्राफ में तीनों का तीनों दिया है। और है नहीं का क्या नहीं है? विशेष शिक्षा नहीं है। और यहाँ पे आप सेंटेंस मैच करके देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को सुचारू जीवन के लिए आवश्यक क्या होता है। शिक्षा होती है उसके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, है ना। शिक्षा होती है सबसे महत्वपूर्ण, तो वही आपका आंसर सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति को सुचारू जीवन के लिए आवश्यक होता है विशेष शिक्षा। या ये अगर ये आप नहीं देना चाहते हैं तो इनमें से कोई एक दे सकते हैं, या तो विशेष उपलब्धि दे सकते हैं, या विशेष पहचान दे सकते हैं, या विशेष शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड में फंसा हो, तो हमारे ख्याल से तो ये है विशेष शिक्षा ज़रूरी है, यही आंसर सही होगा। बाद बाकी जो भी है देखिए आंसर की हम इसका चेक किए हैं तो वहाँ पे फॉल्ट है। हमारे ख्याल से यही है, विशेष शिक्षा है। बाद बाकी देखिए, कैसे व्यक्ति समय के साथ समाज और स्वयं पर बोझ बन जाते हैं। कैसे व्यक्ति यानी कि किस हिसाब के व्यक्ति होते हैं जो समाज और स्वयं पर बोझ बन जाते हैं। तो जिनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान होती है वो बोझ बनेंगे नहीं बनेंगे। जिनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान नहीं होती, यही सही होगा। आप थोड़ा सा माइंड भी लगा सकते हैं, इसमें गद्य पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। सम्मान व्यक्ति को विशिष्ट देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा। उपलब्धियाँ और सम्मान व्यक्ति को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं, उसके सुचारू जीवन के लिए अपरिहार्य है। उसे अभिशक्ति कहा जाएगा। जिसकी शख्सियत को कहीं भाव नहीं दिया जाता, ऐसा व्यक्ति कालांतर में समाज ही नहीं स्वयं पर भी बोझ बन जाता है। फिर भी एक स्वतंत्र अस्मिता और बतौर व्यक्ति तभी उभरेगा जब उसने दूसरों की बेहतरी की ठान रखी होगी। यहाँ पे उतना नहीं पढ़ना है, यहाँ पे है ना। यानी कि ऐसा व्यक्ति कालांतर में समाज ही नहीं स्वयं पर बोझ बनता है। यानी कि यहाँ पे भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति है ना, सम्मान व्यक्ति को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं, उसे सुचारू जीवन, यानी कि जिनके पास सब विशिष्ट पहचान है उन्हीं का जीवन सात्विक है, अभिशक्त कहा गया है। जिसकी शख्सियत को कोई कभी भाव ही नहीं दिया गया, ऐसा व्यक्ति कालांतर में समाज नहीं, यानी कि जिसकी कोई पहचान नहीं है वह स्वयं पर भी बोझ है। यहाँ पे लिखा होगा स्वयं पर बोझ है ना। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, स्वयं पर बोझ है। तो कैसे व्यक्ति स्वयं पर बोझ है? जिनकी कोई पहचान नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? ये सेकंड सही हो जाएगा। तीसरे पे चलते हैं। फिर उपलब्धि के प्रकरण में किसका स्थान उच्चतर और गरिमापूर्ण है? उपलब्धि के प्रकरण में किसका स्थान उच्चतर और गरिमापूर्ण है? ये देखिए किसका है सही।
चलते हैं उपलब्धि के स्तर पर। देखिए उपलब्धि और सम्मान व्यक्ति कहाँ, उपलब्धि के स्तर पर किसका क्या था आंसर, उपलब्ध गरिमा, एक सेकेंड, उपलब्धि के प्रकरण में किसका स्थान उच्चतर और गरिमापूर्ण है, लेने का, देने से, देने का, लेने से, लेने का, और ये आपका सही हो जाएगा। देखिए चलते हैं, गरिमापूर्ण है किसका, देखिए यहाँ पे उच्चतर और देखिए यहाँ पे देने का स्थान लेने से उच्चतर और गरिमापूर्ण है, देने का स्थान लेने से, यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका ये क्या था, देने का लेने से, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना, देने का लेने से आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगर देखो, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान कब मिलती है, किसी व्यक्तित्व को पहचान कब मिलती है उसको पहचान, जब वो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, जब वो दूसरों से सहायता करता है, जब वो अपने कार्यों का गुणगान करता है, जब वो अपनी भलाई के लिए कार्य करता है। क्या होगा, जब वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वह दूसरों की सहायता, वह अपने कार्यों का गुणगान करता है, जब वो देख लीजिए आप गद्य में क्या होगा इसका, जब वो दूसरों, यहाँ ये भी इतना मतलब इतना आप है, मतलब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान कब मिलती है, जब वो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है ना। आप मान लीजिए अपने लिए ही कार्य करिएगा तो वो किसी काम का होगा नहीं होगा। कहा भी जाता है कि ज़िंदगी जियो तो दूसरों के लिए, अपने लिए तो आदमी वैसे ही जीते रहता है, और उन्हीं का जीवन सात्विक होता है जो दूसरों के लिए जीवित होते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन इसमें भी देख सकते हैं गद्य में। इसको पढ़िएगा तो इसमें समझ में आ जाएगा, इसका भाव भी वही है कि इसमें दूसरों के लिए जीना है ना कि अपने लिए जीना है। देखिए सुचारू जीवन के लिए परिहार्य है, देखिए यहाँ पे है ना, कहाँ गया, अस्मिता, बतौर व्यक्ति तभी उभरेगा जब वह दूसरों की बेहतरी की ठान लेता है ना, यानी कि आदमी की पहचान तभी बनेगी, उसकी शख्सियत तभी कामयाब बनेगी जब दूसरों की वो भलाई करेगा। अब ये देखिए गद्य बनाते हैं तो उसमें ये नहीं कि एग्जैक्ट आपका वर्ड वही मिलेगा, संस्कृत में तो वही है कि एग्जैक्ट आपका वर्ड जहाँ से आपने स्टार्ट किया है क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में आपका जो मेन पॉइंट है उसी से मिलता जुलता अगर आप गद्य में देख लेते हैं तो वही इसी के इर्द गिर्द मिलते रहता है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, थोड़ा सा आपको भाव भी परखना पड़ता है, यानी कि सेंटेंस के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने भाव के आधार पे भी आपको जो लगता है वो वही सही होता है। तो यहाँ पे होगा ना, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान कब मिलती है, जब वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होती है, तो देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, ये धन संपत्ति देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, भौतिक वस्तुएं, बीमार शौक, या व्यथा सुनना। अब देखिए गद्य के अनुसार ये बनेगा, गद्य में क्या है, गद्य में है गद्य में है यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, उपलब्धि के प्रकरण में देने का स्थान लेने से उच्चतर और गरिमापूर्ण है, लेकिन स्मरण रहे शुरुआत देने से होगी और पहल आपको करनी होगी। देने का परिक्षेत्र धन या भौतिक वस्तुएं प्रदान करने से कहीं परे है, यानी कि देने, ये आपको ये देना नहीं है कि आप धन ही दे सकते हैं या कुछ वस्तुएं दे सकते हैं, वो नहीं देना है। बीमारी, शोक या दुष्कर परिस्थिति से त्रस्त परिजन की व्यथा धैर्य से सुनना। अभी क्या होता है, ये देखिए आपका आंसर ये तो मिल गया, व्यथा धैर्य से सुनने, यानी कि ये आपका आंसर यही होगा सही। कहाँ भाग गया, ये व्यथा सुनना आपका ये सही होगा, यानी कि देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, व्यथा सुनना, ना कि सुनाना। हम लोग अभी अभी का जो टाइम चल रहा है, अगर आप अपनी व्यथा सुनाएंगे किसी की तो वो 10 मतलब आप अपनी एक प्रॉब्लम किसी को सुनाइएगा, लेकिन जो सुनने वाला है वो सुनेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो कैसे आप बंद हो, मतलब जैसे ही आप मुंह बंद करिएगा वैसे ही अपना वो 2 प्रॉब्लम सुना देगा। तो इसीलिए व्यथा
व्यथा सुनने की कोशिश कीजिए, व्यथा सुनाने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि हर आदमी अभी क्या है, गमगीन है। सबके लाइफ में अभी टेंशन वगैरह चलते ही रहता है। तो ये नहीं कि आप ही के लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम है। तो कोशिश कीजिए व्यथा सुनने की, ना कि सुनाने की। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भौतिक वस्तुओं में रेखांकित शब्द है। भौतिक वस्तुओं में रेखांकित शब्द है, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। व्याकरण पढ़ा है आप लोगों ने। संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है। क्या है, क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा आपका विशेषण, है ना। भौतिक वस्तुएं हैं, यानी कि विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताता है। तो ये वस्तु की विशेषता बताता है कि वस्तु कैसा है, तो भौतिक विशेषण हो जाएगा। सॉरी, भौतिक है तो भौतिक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवृत्ति शब्द में उपसर्ग है, ये भी हम पढ़ाए थे। उपसर्ग क्या होता है ये, हालांकि ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ाए थे, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा प्रवृत्ति शब्द में उपसर्ग क्या है। तो प्रवृत्ति शब्द में क्या उपसर्ग है? प्र है ना। ये चेंज कर दिया ना, वृत्ति। वृत्ति में क्या लग गया है? प्र उपसर्ग लग गया है, और इसका ये वास्तविक वर्ड चेंज हो गया है, तो उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो ये प्र हो जाएगा। फिर है उच्च का विलोम शब्द क्या है? तो उच्च का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। इतना आसान है। अब चलिए, ये देखिए, अब आपका पद्य दिया है, जिसको मैं पद्य बोलते रहती हूँ, पद्यांश जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पोएम का पोएम कहते हैं, है ना। जो पोएट लिखते हैं वही पोएम, पोएट बोला गया। ये देखिए, यहाँ पे पद्य है दिया हुआ। पद्य को भी नहीं पढ़ना है, सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। पद्यांश के अनुसार जीवन बहुत सारी, ये आप देखिए, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो क्या हो जाएगा। पद्यांश के अनुसार जीवन बहुत सारे क्या, उलझनों से तो घिरा होता है, यही होगा ना आंसर। उलझनों से घिरा होता है। देखिए, चलिए चलते हैं, पद्य देख लीजिए। बिजली चमकी पानी गिरने का डर है। देखिए, ये पद्य बहुत छोटा होता है, तो इसको जल्दी जल्दी आप पढ़ भी सकते हैं, ये नहीं कि स्किप कर दे। पढ़ना अगर टाइम है तो पढ़ लीजिए। बिजली चमकी पानी गिरने का डर है, वे लोग भागे जाते हैं जिनके घर हैं, वे क्यों चुप हैं जिनको आती है भाषा, वह क्या है जो दिखता है धुआं धुआं सा, वह क्या है हरा हरा सा जिसके आगे है उलझ गए जीने के सारे धागे, यह शहर की जिसमें रहती हैं इच्छाएं, कुत्ते भूनगे आदमी गिलहरी गाएं, यह शहर है, यह शहर की जिसकी जिद है सीधी सादी, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सुख आज़ादी। यहाँ पे भाव में तो यहीं पे है, देखिए यहाँ पे दिया है ना, उलझ गए हैं, उलझ गए जीवन के सारे धागे। आप कविता को आप भाव के माध्यम से भी बना सकते हैं। पद्यांश के अनुसार जीवन का बहुत सारी क्या उलझनों से ये घिरा हुआ है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शहरों में व्यक्तियों के पास क्या है? तो शहरों में व्यक्तियों के पास, अभी पद्य पढ़े होंगे तो दिमाग में देखिए, दिमाग में होगा, अभी आपने जस्ट पढ़ा है, इन्हें तुरंत मिटा दीजिए अपने दिमाग से। सीधी सादी, यहाँ पे देखिए, यह शहर है जिसकी जिद है सीधी सादी, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सुख आज़ादी। तो आपके ऑप्शन में क्या है? ये देखिए, ऑप्शन में भी है बारिश पानी आज़ादी, नहीं, बारिश पानी इच्छाएं, सुख सुविधाएं इच्छाएं, यही होगा आपका आंसर, सही सटीक आंसर। सुख आज़ादी भाषा, ये कहीं से मैच नहीं करता है, यही सही होगा। बीएड करके आए हैं, डीएलएड करके आए हैं, तो कम से कम इन चीज़ों को, इन बातों का ध्यान रखिए। ये नहीं कि जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं उसी से आएंगी, आप खुद से भी तो बना सकते हैं। इतना लाइफ का कोई भी, अभी मान लीजिए जैसे सीटेट का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो किसी की भी उम्र अभी 20 साल या 19 साल नहीं होगी, सबकी उम्र 20 से अबव होगी। तो इतना आपको लाइफ का एक्सपीरियंस मिल गया है कि आप अनुभव से भी कुछ ना कुछ आप उसमें इंक्लूड करके आंसर आप गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये नहीं कि जो भी है उसमें एग्जैक्ट वही पढ़ाया। हम लोग सीटेट के क्लास में भी, पेडागोजी के क्लास में भी पढ़े हैं कि अटैच करके, यानी कि जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ कर करना है सब कुछ, जो भी कुछ करना है वो जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वे चुप क्यों हैं जिनको आती है भाषा, पंक्ति का भाव है। वे चुप क्यों हैं, वे चुप क्यों हैं जिनको आती है भाषा का पंक्ति भाव क्या है। भाषा वाले लोग भाषण नहीं देते, भाषा सिखाने वाले लोग चुप रहते हैं। दुखों को सुखों में परिणित करना चाहिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। वे चुप क्यों हैं जिनको आती है भाषा, यानी कि वे चुप क्यों हैं जिनको आती है भाषा। इसका देखिए, इस पंक्ति का भाव क्या है। इस पंक्ति का भाव होगा, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, दुखों को सुखों में परिणित करना चाहिए, भाषा सीखने वाले लोग चुप रहते हैं। अन्याय, ये सबसे ये सही होगा। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, यानी कि जिनको बोलना आता है वो उनको बोलना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पे अन्याय हो रहा है तो वहाँ पे अन्याय आप सहिए मत, क्योंकि जितना आप सहिएगा उतना ही लोग आपको दबाएंगे। जब आप जॉब के फील्ड में आ जाएंगे, अभी कह रहे हैं कि हमको जॉब मिले जॉब मिले जॉब मिले, जब जॉब में आइएगा तो उस हिसाब से आपको ऐसे ऐसे वातावरण का, ऐसे ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जहाँ पे अन्याय होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप में हिम्मत है, अगर आप न्यायप्रिय आदमी हैं, तभी आप उसके विरुद्ध आप आवाज़ उठाइएगा। तो यही है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। हम जितना सहेंगे वो लोग उतना ही दबाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पद्यांश के आधार पर बताइए कि कवि व्यक्तित्व के किस गुण को महत्व देता है। कवि किस गुण को महत्व देता है, पद्यांश के आधार पर बताइए। पद्यांश के आधार पर बताइए कि कवि व्यक्तित्व के किस गुण को महत्व देता है। योग्यता, निर्भयता, सुविधा संपन्न, सुख सुविधा। ये योग्यता को महत्व देता है। देखिए आप पद्य पढ़िए, समझ में आ जाएगा। बिजली चमकी पानी गिरने का डर है, वे क्यों भागे जाते हैं जिनके घर है। वे क्यों चुप है जिनको आती है भाषा। वह क्या है जो दिखता है धुआं धुआं सा। वह क्या है हरा हरा सा जिसके आगे है उलझ गए जीने के सारे धागे। यह शहर की है जिसमें रहती हैं इच्छाएं, कुत्ते होंगे सर। ये यहाँ पे योग्यता ही होगी, यहाँ पे सुख सुविधा नहीं होगा। क्वेश्चन यही है ना, पद्यांश के आधार पर बताइए। यहाँ पे योग्यता होगी, यानी कि व्यक्तित्व के किस गुण को महत्व दिया गया है, तो उनकी योग्यता को महत्व दिया गया है। निर्भयता, सुविधा संपन्न, ये सब नहीं, योग्यता को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट, सुख का विलोम है, बहुत आसान है। सुख का विलोम क्या होगा, दुख। यहाँ विषाद नहीं होगा, रुदन भी नहीं होगा, अभाव भी नहीं होगा, दुख होगा। सुख नॉर्मल सा वर्ड है, सामान्य सा वर्ड है, तो उसका सीधे दुख हो जाएगा। फिर घर का बहुवचन रूप है, घर का बहुवचन घड़ों हो जाएगा। घड़े नहीं होगा, घड़ाएं नहीं होंगी, घर नहीं होगा। घर का क्या हो जाएगा, ये घड़ों। फिर से आ गया क्या, ये फिर से आ गया क्वेश्चन क्या। सुख सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर से अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करता है। यह किसके अधिक निकट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। कोई शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर यानी कि उनका मानसिक स्तर से एक सोपान ऊपर से अपठित गद्यांश की आलोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करता है, तो वो क्या होगा, बोधगम्यता निवेश होगा, नहीं होगा। बोधगम्यता उत्पन्न, ये देखिए परिकल्पना का अनुवीक्षण हो जाएगा, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। ये बहुत कम आदमी जानते होंगे। ये देखिए,
ये ना संज्ञानात्मक स्तर, यानी कि वो अपने स्तर से क्या करता है, वो अपने स्तर से कुछ नया करने की कोशिश करता है। समालोचनात्मक सराहना द्वारा क्या करता है, अपनी पठन प्रदर्शित करता है, पठन क्षमता, यानी कि वो गद्यांश पढ़ता भी है, गद्यांश पढ़ता है, लेकिन क्या करता है, गद्यांश पढ़ने के बाद अपनी क्षमता का प्रदर्शित करता है, उसमें आलोचना करता है। पहले वो मान लीजिए ऊपर में जो भी गद्यांश आपने पढ़ा उसको वो पढ़ा, फिर आलोचना किया, और आलोचना करने के बाद वो अपनी क्षमता के अनुसार वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो अपनी क्षमता के आधार पर जैसे ही करता है, यानी कि कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है अपनी क्षमता के अनुसार, तो वो हो जाएगा ये आपका परिकल्पना का अनुवीक्षण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्रित हो, उसे भाषा के किस रूप से जाना जाता है। संप्रेषण दिया है ना, तो ऑप्शन में भी संप्रेषण कहीं है। ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में, संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है, उसे भाषा के किस रूप में, वो अर्जन तो कर रहा है, अर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति, अवचेतन है ना, अनकॉन्शियस माइंड है, उसकी स्वीकृति करता है जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है, उसे भाषा को क्या कहते हैं, अर्जन कहेंगे। सिंपल सा है। क्वेश्चन से दोबारा आ गया है क्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है, कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है। ध्वनि तो होता है, अर्थ भी होता है, पठन भी होता है, रूप नहीं होता है। भाषा का अंग रूप नहीं होता है, अर्थ होता है, पठन होता है, ध्वनि होता है। ये वैसे बोर्ड में एक गया था और ये इस पे फाइट भी हुआ था, तो ये बोर्ड यही आंसर दिया है, रूप दिया है। कौन सा एक भाषा का अंग, ये तो वही गया है। कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। तो मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है तो श्रव्य भाषा पद्धति होगी ना। मौखिक भाषा मतलब सुनकर क्या करना है, सुनकर वो बोल रहा है। श्रव्य भाषा मौखिक भाषा पर आधारित वो क्या होता है, श्रव्य भाषा सुनना और बोलना, यही होगा श्रव्य भाषा पद्धति। इसका आंसर सही होगा। फिर कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक, अरे दोबारा क्वेश्चन आ जा रहा है। किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, गतिविधि आधारित अधिगम, विभिन्न दर्शन, ये होना चाहिए। विभिन्न दर्शन ग्राही, यानी कि ये नहीं कि कोई टीचर है टीचिंग करते हैं तो उनको अपने ही सब्जेक्ट से मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, किस पद्धति में शिक्षक को सभी, अरे दोबारा क्वेश्चन आ जा रहा है। समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है। सरसरी है, सरसरी दृष्टि से यही सही हो जाएगा। सरसरी है, ऑप्शन ही वही है ना। क्वेश्चन है समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है, तो सरसरी दृष्टि ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है। यहाँ पे लेखन की विशेषता नहीं है तो अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता, ये सभी होना चाहिए। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ये लेखन की विशेषता नहीं है। लेखन मतलब लिख के उसको प्रस्तुत करना है, तो लिख के जो भी उसको करना है तो वो इसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा संगठन, यानी कि जो भी वो मतलब मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है तो वो क्या करेगा, वो उसका अच्छा संगठन होना चाहिए, यानी कि डाटा संग्रहण अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, और व्याकरणिक परिशुद्धता भी होनी चाहिए, यानी कि कुछ भी आप लिख के आ गए हों और उसमें कुछ मतलब ही नहीं उसका बैठ रहा है। लेकिन मौखिक रिपोर्ट यहाँ पे ये नहीं होगा,
ये आपका क्वेश्चन निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन हमेशा निगेटिव ही होगा, ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द वैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है। अमूर्त शब्दों को, अमूर्त शब्द मतलब क्या, जो चीज़ें उनको दिख नहीं रही हैं, यानी कि इमेजिन से भी वो वर्ड बना सकता है उसको, और उसके वर्ग को से संबंधित पहचानने में सहायता करता है। तो सबसे ज़रूरी क्या है, यह हो जाएगा आंसर थर्ड। बच्चे शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह सीखते हैं। अगर अर्थपूर्ण वो जान गए तो वो मूर्त जरूरी नहीं है, अमूर्त भी वो वर्ड वो कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है। संप्रेषणात्मक दक्षता, तो ये संप्रेषणात्मक उपागम इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर एक कौन सा, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रामाणिक आकलन क्या है। प्रामाणिक आकलन क्या है, तो मानकीकृत परीक्षण जिसमें प्रश्न उत्तर चुनने के लिए सीमित संख्या में दिए जाते हैं। नहीं। फिर है नेक्स्ट है, शिक्षार्थी के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष सुसंगत तरीके से जांच करता है अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं है। फिर प्रतिभागियों का आकलन जहां कार्यक्रम के प्रतिफल नहीं, ये सब नहीं होगा, यही सही आंसर लग रहा है। शिक्षार्थियों के निष्पादन का मापन, यानी कि जो भी शिक्षार्थी परफॉर्मेंस कर रहा है वह उपागम जो प्रत्यक्ष और सुसंगत तरीके से जांच किया जाता है वह उद्देश्य प्राप्ति के सही है या नहीं, यही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। रचनात्मक आकलन, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। रचनात्मक आकलन बोला जा रहा है, तो रचनात्मक आकलन मतलब जहाँ बच्चे कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे, है ना, यानी कि अपने मन से जो कुछ करेंगे। तो यहाँ पे है, यहाँ पे कोई आदमी कोई सेलेक्ट कर रहे होंगे, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को तुरंत सुधारना। यहाँ पे देखिए ये त्रुटि जैसे है तो वहाँ पे वो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना है कि क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पे रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन, रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, उस आकलन को आपको क्या करना है, सबसे उपयुक्त उसके लिए शब्द बोला जा रहा है। तो यहाँ पे शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित होगा, यानी कि बच्चे जो भी कुछ करेंगे वो स्वयं से करेंगे, तो वहाँ पे वो हो जाएगा रचनात्मक आकलन के बारे में कथन, यही होगा सही, आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी अपना प्रथम भाषा, ये सही होगा, अपना प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, यही स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यही होगा कि अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को वो सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालने लगते हैं, जैसे कि बा दा दा दा, ये बताए थे ऑफलाइन क्लास में बताए थे। ये एक शब्दीय अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे एक एक वर्ड क्या करते रहते हैं, बोलने लगते हैं, बा दा दा कुछ कुछ, एक शब्दीय अवस्था होगी। यानी कि बच्चे जो होते हैं ना उस समय में एक वर्ड निकालने लगते हैं, बा दा, है ना, ये दादा या कुछ ऐसे इक्वल करके वर्ड नहीं निकालते हैं, जो भी वो अक्षर के थ्रू निकालते हैं वो। जैसे कुछ उनको बोलना होगा तो या तो पा बोलेंगे या माँ बोलेंगे,
ऐसे बोलेंगे, तो उसको अटैच करके वर्ड नहीं करते, तो उस अवस्था को एक शब्दीय अवस्था कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है बच्चे किस अवस्था के दौरान, ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो किसी बच्चे की कमजोरी को हम तभी पहचान सकते हैं जब वह ये पढ़े थे ना हम लोग, क्या कहते हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक जो क्षेत्र होता है बच्चे का, उसमें किसी शिक्षार्थी की भाषा विशेष क्षेत्र में किसी विशिष्ट की कमजोरी को किसी के द्वारा पहचानना, यानी कि जैसे ही पहचानना है तो वो क्या हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण होगा। निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, उसके प्रॉब्लम को पहचाना जाता है, और उपचारात्मक में क्या किया जाता है, उस प्रॉब्लम को पहचान के किया जाता है, सॉल्यूशन किया जाता है, उसका निदान किया जाता है। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा, यानी कि जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व की बात आएगी तो उपचारात्मक परीक्षण होगा, और पहचानने की बात आएगी तो निदानात्मक परीक्षण होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर पक्का आएगा यहाँ से। फिर है निम्न में कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। अवसरों की प्रकृति होगी, है ना, प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक होगी अवसरों की प्रकृति, ये सकारात्मक है। ये भी हालांकि पहचान तथा प्रोत्साहन भी सकारात्मक है, लेकिन क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है, प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है अवसरों की प्रकृति। ये हो गया ख़त्म आप लोगों का 30 क्वेश्चन हिंदी गद्य का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, अब देखिए, अब एक ऐसा समय आ गया है आप लोगों का कि आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक, यानी कि कभी भी आप लोगों का डेट आ सकता है। तो ऐसे में क्या करना है आप लोगों को, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, और सबसे ज़्यादा क्या करना है आपको, रिवीजन करनी है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। स्वयं से ज़्यादा आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन, यानी कि जो भी टॉपिक अवेलेबल है आपके पास, कंटेंट है, उसका रिवीजन करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। टेस्ट लीजिए अपने खुद का, यानी कि अपने आप को अभी आंकने का समय है, उसके बाद ही आप वहाँ पे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। 100 में 100% आप लोगों को लाना है, तो यही है 100% आपका। अगर इस बार चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए सीटेट में, तो PR करिए, P से प्रैक्टिस सेट और R से रिवीजन। ठीक है, और कुछ नहीं है, यही मूल मंत्र है, बाद बाकी जो होगा सही होगा। बस मन को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव होंगी, सब कुछ होगा, जैसा आप लोगों ने चाहे वैसा होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये 4 दिन 10 दिन जो भी है ना, 4 दिन 10 दिन है, उसमें क्या कीजिए आप लोग, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क कोई करते हैं, तो स्मार्ट वर्क करिए, जल्दी आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब से अगला वीडियो हम लोगों का KVS का हो जाएगा। KVS पे अब हम लोग ध्यान देंगे। जो बच्चे सीटेट अप्लाई कर चुके हैं वो KVS में फॉर्म डाल सकते हैं, 26 तारीख इसका लास्ट डेट है। अब हम लोगों का KVS का क्लास स्टार्ट होने वाला है, 26 आपका लास्ट डेट है। जो लोग सीटेट क्वालिफाइड हैं वो भर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।